जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसके 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा सेट नंबर 9। तो देखते हैं हम 9वें सेट का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है। क्वेश्चन, चांद बीबी कहाँ की रानी थी। पहला क्वेश्चन है ये आज के सेट का, चांद बीबी कहाँ की रानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। कहाँ की थी? बीजापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। सिल्क मार्ग, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ करवाया था कनिष्क ने। किसने करवाया था? कनिष्क ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी वातावरण की परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। निम्न में से कौन सी वातावरण की परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है। तो क्या आएगा इसका आंसर? आयन मंडल। वायुमंडल, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसकी टोटल कितनी परत है? तो वो कितनी है? 5 परत है, जिसमें पहली कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद पहले कौन सी आती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, और फिर आयन मंडल, और फिर क्या आता है? बाह्य मंडल। ठीक है, तो रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं? तो यह आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? आयन मंडल। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो पहले योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष थे कौन? गुलजारी लाल नंदा। अब ध्यान रखना, योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है। किस में चेंज कर दिया गया है? नीति आयोग में। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो थे कौन? प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सीबीएस का विस्तारित रूप क्या है। सीबीएस का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सीबीएस का विस्तारित रूप है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या फिर सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 का एशिया कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। मतलब ये उस कहाँ आयोजित किया गया था, ये आना था यहाँ पे। तो देखते हैं कहाँ पे था ये। क्या वर्ष 2021 का एशिया कप कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका कौन? ये श्रीलंका में किया गया था। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो श्रीलंका की अगर हम राजधानी की बात करें तो क्या है यहाँ की राजधानी? कोलंबो। और एक और राजधानी है यहाँ की श्री जयवर्धनम। कौन सी है? श्री जयवर्धनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। निम्न में से किसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। एशिया का नोबेल मतलब किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है? तो यह है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन से पुरस्कार को? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। पहले हम देखें ये नोबेल पुरस्कार के बारे में कि नोबेल पुरस्कार क्या है। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे
फिलीपींस के कौन थे, राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार नाम पड़ा इसका। पर हमें जानना है नोबेल पुरस्कार के बारे में कि नोबेल पुरस्कार क्या था, क्या है। तो अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे कौन, अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, इनके ही जो धन एकत्रित करके रखा था, इनकी कोई मतलब संतान नहीं थी, इसके बाद जो धन इनके पास जो इकट्ठे हुआ था उसको इनके मरने के उपरांत एक संस्था बनाई जो कि कौन सा पुरस्कार देती है, नोबेल पुरस्कार, जो कि इनके नाम पर ही उसको बनाया गया। और ये 6 क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। कौन कौन से में? पहला है शांति के क्षेत्र में, शांति, फिर साहित्य, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और रसायन, शांति, साहित्य, रसायन, और एक और कौन सा हो जाएगा अपने पास, विज्ञान, शरीर विज्ञान से संबंधित। और इसके बाद एक और है अर्थशास्त्र। तो ये 6 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इन 6 क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है, अर्थशास्त्र में भी। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत के जो पहले व्यक्ति थे जिनको ये प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में, 1913 में प्राप्त हुआ था किन्हें, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। और विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था किन्हें, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इनको भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। इन्होंने जो एक रमन प्रभाव दिया था जो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित था, रमन प्रभाव, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये ध्यान रखना है अपने को। जो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास अभी, निम्न में से किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेस को। और अगर हम इस पुरस्कार की बात करें, रेमन मैग्सेस किस भारतीय को सबसे पहले मिला था? तो ये मिला था विनोबा भावे को। किसको मिला था? विनोबा भावे। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोड वेट क्या था? मोड वेट क्या था? तो अगर हम मोड वेट की बात करें, मोड वेट क्या था? ये था वेट मतलब वही कर, आई कर नहीं, उत्पाद कर। मोड वेट क्या था? उत्पाद कर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? उत्पाद कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी मिसाइल को कब सेना में शामिल किया गया था? तो पृथ्वी मिसाइल को सेना में शामिल किया गया था जुलाई 1994 में। पृथ्वी मिसाइल को सेना में शामिल किया गया था जुलाई 1994 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान। जापान जो देश है इसको उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सूर्य की जो किरण है सबसे पहले जापान में उदय होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज की आर एमंडस ने। आर एमंडसन ने। कौन है? आर एमंडसन।
इसने की थी किसकी? दक्षिणी ध्रुव की खोज। अगर हम बात करें भारत की खोज किसने की है, तो वो किसने की? वास्को डी गामा ने 1498 में। और अमेरिका की खोज किसने की? तो वो की थी कोलंबस ने 1492 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? निम्न में से संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो ये करता है भाग 4। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? भाग 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यह है ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की एक जगह है, एक शहर ब्रुसेल्स में है। कहाँ? EU का मुख्यालय। और अगर इसके हम सदस्य देशों की संख्या की बात करें कि EU में कितने, यूरोपीय संघ में, यूरोपीय यूनियन में कितने कंट्रीज है टोटल सम्मिलित, तो यह है कितनी? 27। तो ध्यान रखना है। और ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मीन काम्फ निम्न में से किसकी आत्मकथा है? मतलब ये बुक है एक, ये किसने लिखी है? मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? क्या था क्वेश्चन हमारे पास? मीन काम्फ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो मीन कैंप आत्मकथा है किसकी? एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का एक तानाशाह था। इसने जेल में रह के ये इसकी बुक लिखी थी, एक कौन सी? मीन कैंप। तो किसकी आत्मकथा है ये? एडोल्फ हिटलर की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की कोकिला के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भारत की कोकिला के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो अगर इनकी हम बात करें, भारत की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध है सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली गवर्नर भी थी, राज्यपाल भी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु अधिकतम भारी हो जाती है, कोई वस्तु अधिकतम भारी हो जाती है वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या निर्वात में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्वात में। कोई वस्तु अधिकतम भारी कहाँ पे हो जाती है? निर्वात में। मतलब जहाँ पे जिसका कोई माध्यम ना हो। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई माध्यम ना हो, वैक्यूम होता है निर्वात की वैल्यू मतलब। लेंज का नियम निम्न में से किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? लेंज का नियम निम्न में से किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो लेंज का नियम 12th में फिजिक्स में एक टॉपिक आता है लेंज। तो लेंज ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। किसके संरक्षण के नियम के अनुकूल है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के, लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान कितना होता है? केल्विन में बताना है। तो लगभग ये 373 केल्विन के बराबर होता है। कितना? 373 केल्विन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिसमें स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने एक दिन एक और एग्जाम्पल आपको समझाया था। ये चूल्हा है अपने पास एक, इसमें अपन जलाते हैं, आग लगाते हैं और इसमें एक राड डालते हैं।
तो अब इस राड, ये यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, इसको हीट देते हैं ताप, तो जो इसके ये राड यहाँ तक गर्म होती है, तो क्या लोहे का कण यहाँ से चल के यहाँ तक आया है क्या? तो नहीं आया इसमें। मतलब कण तो स्वयं यहीं पे रहेंगे, जो लोहे की छड़ है उसका कण यहीं पे है, परंतु उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, उष्मा आगे बढ़ रही है ना, तभी तो राड यहाँ पे गर्म हो जाती है। तो कण के बिना, क्या लिखा है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना, मतलब कण चल के नहीं जा रहा है, उनके संचलन के बिना ये छड़ी यहाँ तक, राड यहाँ तक गर्म हो जाती है। तो उष्मा का संचरण कैसे हो रहा है, उष्मा का स्थानांतरण, तो वो बताया था ठोस में जो उष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चालन द्वारा। और द्रव में किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? चालन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगर हम क्वेश्चन नंबर 20वें की बात करें तो इसमें क्या है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी को पता होगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं टोटल? 7। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक है चैडविक। कौन है? चैडविक। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। क्या ट्रिक याद रख सकते हो? इट पग नारद नाचे। इट पग नारद नाचे। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इसने थॉमसन ने, सर जे थॉमसन। तो उसको हम थॉमसन पढ़ेंगे यहाँ पे। टी से क्या हो जाएगा? थॉमसन, थॉमसन, है ना। और पी से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। इसकी खोज की थी किसने? गोल्डस्टीन। जी से क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन। और ना से हो जाएगा नाभिक। नाभिक की खोज की थी किसने? अब आर, इससे क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और ना से हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन। और 6 से हो जाएगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो ध्यान रखना, ये क्या आ जाएगा आंसर इसका? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। और एक और वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है। हालांकि मैं आपको एक पूरी इसमें कंप्लीट ये जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं जिनने जो खोज की है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मार्कोनी, एक वैज्ञानिक का नाम आता है क्या? मार्कोनी, जिसने काय की खोज की थी? रेडियो की। काय की? रेडियो की। तो उसने कोनी मार मार के क्या कर दिया था? कोनी मार मार के रेडियो फोड़ दिया था। इसलिए याद रह जाएगा अभी ये मार्कोनी ने काय की खोज की है? रेडियो की। और अभी एक वैज्ञानिक आया था जिसके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल। तो उन्होंने खोज की थी काय की? डायनामाइट की। काय की? डायनामाइट। और गैलीलियो ने खोज की थी काय की? दूरबीन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उस गैस का नाम हमें बताना है। तो वो है कौन सी? ब्यूटेन। कौन सी गैस भरी रहती है? ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वहाँ पेयजल से भारी होता है। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वहाँ पेयजल से भारी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? एक निलंबन, एक परिक्षेपण, एक कोलाइड। तो ध्यान रखना क्या है, सोडा वाटर है कोलाइड। क्या है? एक कोलाइड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो क्या दिया है ऑप्शन इसमें, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? पन्ना, मानिक, नीलम, हीरा। ये हीरा है ना।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हीरा, क्योंकि हीरा जो है कार्बन का प्रतिरूप है और कार्बन एक तत्व है, तो हीरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तत्व। ऑप्शन डी एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 26वां देखें आप। आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था किसने? ग्रेगर मेंडल ने। किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें अगर हम देखें तो कौन सा युग्म है जो कि गलत है? तो देखो, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, बिल्कुल सही है। रेबीज बीमारी जो होती है किससे होती है? कुत्ते के काटने से। और प्लेग किसके कारण फैलते हैं? चूहे की वजह से। तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है। टैप वार्म बीमारी जो होती है ये भी किसके कारण? सूअर की वजह से। तो ये तो तीनों सही है, परंतु जो पोलियो है ये बंदर को नहीं होती, किसको? ये गलत है। मतलब हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा? हमसे गलत युग्म ही पूछा है। पोलियो मनुष्य में होता है, तो उसमें बंदर जो दिया है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है? पौधे की जो लंबाई होती है, जो वृद्धि होती है, उसको बढ़ने के लिए इनमें से कौन कौन से कारक आवश्यक है? पौधों की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से कारक आवश्यक है इनमें से? तो नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की भी, फास्फोरस की भी। मतलब ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगर 29वां देखें हम तो, टीबिया फिबुला नामक हड्डी कहाँ होती है? टीबिया फिबुला नामक हड्डी की अगर हम बात करें तो ये होती है कहाँ पे? टांग में। कहाँ पे होती है? टांग में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर अगर 30वें की बात करें तो, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो कौन सा है विशालतम जीवित प्राणी? सबसे बड़ा। इसमें ऑप्शन डी जो दिया है यहाँ पे, ये इसमें करेक्शन करना है, डेल नहीं है, क्या है ये? वेल है, नीली वेल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये आंसर जो नीली वेल, ये सबसे बड़ा विशालतम जीवित प्राणी है। क्या है? नीली वेल, नील वेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जीके के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जीके और साइंस के। तो अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है? रीजनिंग का आ गया है। ये देखते हैं क्या दिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है एक, राम ने एक अपराध किया, ठीक है। थाना प्रभारी को मालूम है कि साक्षियों में से 2 झूठे हैं, मतलब 2 झूठे हैं, परंतु एक व्यक्ति सही बोल रहा है। आप बताइए कि कौन सा व्यक्ति सही बोल रहा है। देखते हैं क्या दिया। मोहन अपराध की रात को घर था। मतलब मोहन बोल रहा है कि अपराध की रात राम घर पर था। मतलब जब अपराध हुआ तब राम कहाँ पे था? घर था। ये किसने बोला? मोहन ने। इसके बाद सोहन क्या बोल रहा है? सोहन बोल रहा है कि अपराध की रात राम घर पर नहीं था। ये कौन बोल रहा है? सोहन बोल रहा है। फिर रोहन क्या बोल रहा है? रोहन ये बोल रहा है कि जो मोहन है वो सही बोल रहा है। अब मोहन क्या बोल रहा था वो बात सही होगी, क्योंकि रोहन भी यही बोल रहा है कि मोहन सही बोल रहा है। मतलब 2 व्यक्ति सही है, तो 2 व्यक्ति सही कौन से हैं? 2 झूठे हैं। तो इसमें ये बोल रहा है रोहन क्या बोल रहा है? मोहन सही बोल रहा है। अब मोहन क्या बोल रहा है कि अपराध की रात राम घर पर था। तो कौन सा व्यक्ति सही बोल रहा है? तो सही कौन बोल रहा है इसमें अपने को ये बताना है। तो सही बोल रहा है कौन? सोहन सही बोल रहा है। सोहन सही क्यों? अब ये 2 व्यक्ति गलत हो गए, ऐसा बोला था। जो ये 2 व्यक्ति है ये क्या हो जाएंगे? गलत होंगे और एक सही होगा। तो अब ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? मोहन अपराध की रात राम
अपराध की रात राम घर पर था, ऐसा कौन बोल रहा है? मोहन। और ये भी क्या बोल रहा है रोहन भी, कि मोहन सही बोल रहा है। मतलब ये दो व्यक्ति जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, सही एक है। तो सही कौन बोल रहा है? सोहन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सोहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बढ़िया सिंपल क्वेश्चन दिया है रीजनिंग का। यदि हरे का अर्थ लाल है, हरे का अर्थ क्या है? लाल। और लाल का अर्थ पीला। पीले का अर्थ क्या दिया है? नीला। और नीले का अर्थ क्या दिया हमें? नारंगी। और नीले का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ हरा, नारंगी का अर्थ क्या है? हरा। अब हमसे क्या पूछा गया है? तो स्वच्छ आकाश का रंग होगा। अब आकाश होता है नीला, अब नीला किसे कहा जा रहा है वो देखो आप, नीला कहा जा रहा है नारंगी को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नारंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का वर्णन क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य का, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य का अक्षर कौन सा होगा? मतलब ये जो हमें लेटर दिए इनको पहले वर्णमाला के क्रम में हमें जमाना है और फिर बीच में कौन सा अक्षर आएगा वो बताना है। तो देखो वर्णमाला के क्रम में अगर इनको जमाएं तो सबसे पहले क्या आएगा? ए। उसके बाद इसमें बी नहीं है तो बी के बाद क्या आता है? तो सी लेंगे। उसके बाद डी आता है, डी नहीं है, फिर ई आता है, फिर एफ, जी आता है, एच आता है, आई नहीं है इसमें, फिर जे, के, फिर क्या आएगा? अब एल। उसके बाद एल के बाद क्या आ जाएगा? एम। एम के बाद इसमें क्या है? एन नहीं है, ओ भी नहीं है, पी भी नहीं है, क्यू आ जाएगा। फिर आर नहीं है इसमें, एस आ जाएगा और फिर क्या आएगा? टी लास्ट में। तो सभी को हमने वर्णमाला के क्रम में इनको जमा दिया है। मतलब जो लेटर सबसे पहले आता है फिर उसके बाद जिसका नंबर आएगा, ऐसे क्रम से जमाया है वर्णमाला के आधार पर। अब मध्य में कौन सा लेटर आ रहा है? 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, तो बीच में कौन आ गया? एम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। या फिर इसको अगर ऐसे दिक्कत आए तो आप इनकी कोडिंग कर लिया करो। जैसे ये कितने पे आता है? 3 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 1 पे, फिर ये आता है Q 17 पे, और T आता है 20 पे, और S आता है 19 पे। तो सबसे पहले A वाला 1 नंबर वाला, फिर ये 3 वाला, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है? L है, फिर M है, और फिर क्या आएगा? इस तरह से बढ़ते क्रम में लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या वाला लेटर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे बीच में कौन सा लेटर आएगा वो हमसे पूछा था, तो एम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34वां। ये क्वेश्चन जो दिया हमें, ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित क्वेश्चन दे दिया है। कैट, तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो सी को अगर देखें तो ये 3 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है। तो यहाँ पे देखो आप कितना, और ई आता है 5 पे, सी आता है फिर 3 पे, और वी आता है 22 पे। तो देखो 2 प्लस किया है, यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ है, तो 3 आया, 20 में 2 प्लस करेंगे 22 आएगा। तो वैसे यहाँ पे करेंगे। डी आता है 4 पे, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, और 6 पे आ जाएगा एफ, और एफ से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। या फिर हम पूरा निकालते हैं। ओ आता है कितने पे? 15, 15 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा? 17, 17 पे क्या आ जाएगा? क्यू। जी आता है 7 पे, 7 में 2 प्लस करेंगे 9, 9 पे आ जाएगा क्या? आई। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी?
तो इसमें अगर हम देखें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये यहाँ पे 20 कैसे आया उसको हमें पहले देखना पड़ेगा। देखो अगर हम 2 का वर्ग करें 4 और 4 का वर्ग करें 16 और इन दोनों को प्लस करके रख दें तो क्या हो जाएगा, तो 20 आएगा ये। वैसे यहाँ पे अगर हम 3 का वर्ग करें तो कितना आएगा 9, 9 का वर्ग करें तो कितना आएगा 81, दोनों को प्लस करेंगे 90 आ जाएगा। तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो पता चल जाएगा। 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 26। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां क्या है हमारे पास, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। अब अगर हम सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो वो होगी कौन सी, 2। सबसे छोटी सम संख्या है 2, 4, 6, 8 ऐसे चलती है सीरीज। विषम संख्या की बात करें तो 1, 3, फिर 5, फिर 7, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 1। और अभाज्य संख्या की बात करें सबसे छोटी तो 2 होगी, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या 5, उसके बाद 7, इस तरह से फिर 11, फिर 13, ये अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 3 होगी, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो कौन सी होगी 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37वां क्या है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37वां, जिसमें क्या दिया गया है देखते हैं। 0.57 57 फिर 57, ये रिपीट चल रहा है 57। तो जब भी ऐसे रिपीट चले तो इसको हम जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ पे बार लगा के उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और फिर इसको भिन्न में बदलेंगे हम, तो क्या करेंगे, जितनी संख्या पे बार हो 57 लिखेंगे। अब 2 संख्या पे बार था तो यहाँ पे 2 9 लिख देंगे हम बटे में, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38वां। हाँ, ये घातांक करने से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हमें एक। देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक रूल्स पढ़ा है कि यदि घातांक करने में a बटे में b हो, इसकी घात अगर माइनस में होती है तो हम पलट के लिख देते हैं b बटे में a हो जाएगा, और घात क्या हो जाती है प्लस में। परंतु अगर प्लस में हो तो इसको हमें पलट के लिखना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी माइनस में, तो उसका उल्टा भी सही होता है। अब हमें यहाँ पे a बटे में b दिया, घात प्लस में दी 5, तो वो b बटे में हो जाएगा और घात -5 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हो पलट गया, b बटे में घात प्लस में थी तो कायम हो गई माइनस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39वां क्या है हमारे पास। हाँ, निम्न चित्र किस त्रिभुज का है। अब त्रिभुज हमने भुजा के आधार पर 3 प्रकार के पढ़े हैं, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के पढ़े हैं। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो देखो इसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम आ रहे हैं, तो इस त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनेगा ये, न्यून कोण त्रिभुज। और अगर इनमें से एक कोण 90 से अधिक हो जाता तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता, और अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाता बराबर तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता। इसलिए ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब एक आयत का क्षेत्रफल दिया हमें और उसकी चौड़ाई दी है, लंबाई ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ बराबर कितना दे दिया 396। अब हमें इसकी चौड़ाई दे दी है और लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, चौड़ाई की जगह पे 18। इसको सोल्व करेंगे। अब 18 दून 36, फिर कितने बचे यहाँ पे 3, फिर 18 दून 36, तो 22 मीटर क्या हो जाएगा इसका, इसकी लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 90 डिग्री के मान की अगर हम बात करें तो ये टेबल मैंने आपको बनवाई थी पिछली क्लास में भी, आपको अभी तक ये याद हो गई होगी। tan 90 डिग्री का मान होता है कितना, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। tan 90 का मान होता है इन्फिनाइट। ठीक है, क्या होता है, इन्फिनाइट। उस टेबल में ज़रूर देखें आप जो 10th क्लास में पढ़ी हैं, और मैंने पिछली
क्लास में लिखवा चुका हूँ इसको। अगला क्वेश्चन दिया है फिर क्या हमें, सरलीकरण से दिया है ये क्वेश्चन। सोल्व करेंगे इसको, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इसमें ये 2 लिखा है, 18 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 15 प्लस 5 एज इट इज। वैसे यहाँ 12 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। अब इनको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 दून 30 और प्लस 5 आम 25। इनको हम जोड़ देंगे, 30 और 25 को जोड़े तो कितना आएगा 55। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3, 4, 8, 9 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम वहां छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः कट जाए। तो अगर हम बात करें एलसीएम की तो देखो यहाँ पे 3 से 12 कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है इसलिए 12 नहीं होगा। 24 को देखो 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है इसलिए नहीं होगा। 36 8 से नहीं कट रहा है इसलिए एलसीएम नहीं होगा। परंतु 72 देखो सभी से कट रहा है, 3 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी कटेगा, 8 ना 72, 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 72। या फिर आपको एलसीएम निकालने का तरीका पता होगा, उस तरीके से आप एलसीएम इसको निकाल सकते हैं। पिछली क्लास में भी हमने बताया है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। यदि 3 अंकों की संख्या क्या हो 24x, ये है एक 3 अंकों की संख्या, तो 9 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। अब देखो 9 से विभाजित होने का एक नियम होता है, अगर दी गई सभी संख्याओं का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो 2 और 4 कितने हो गए 6। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखें हम कि वो 9 हो जाए। तो अगर हमने यहाँ पे 3 रखा तो इसका मान क्या हो जाएगा x का 3। तो 2 4 कितना हो जाएगा 6 और 3 9, और फिर ये 9 से कट जाएगा। अब इस संख्या को अगर आप 9 से भाग दोगे तो कट भी जाएगी पूरी। 9 दूना 18, कितना बच जाएगा यहाँ पे, उसके बाद बच जाएगा 6 और 9 से 63। तो 3 रखने पे कट रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आम विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वहां 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है इस टाइप के सवाल के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में त्रुटि बटे में गलत मान जो वो देता है तोल के, गलत मान और इनटू में 100। तो त्रुटि कितने की करी, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, उसने दिया कितना 900 ग्राम, तो 100 ग्राम की त्रुटि वो ऊपर आएगा, बटे में गलत मान तोल के कितना दिया 900 ग्राम, वो बटे में आएगा इनटू में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से भाग दो इसको, 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा, तो 11 सही 1/9% इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46वां। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग का हमें ज्ञात करना है क्या, औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे इसका, अगर हम 1 का वर्ग करके लिखे तो 1 आएगा, प्लस 2 का वर्ग क्या आएगा 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16 और 5 का 25। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखो 9 और 16 को जोड़े 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50, 50 और 5 ये 55, और इसको भाग दे देंगे कितनी संख्या है टोटल 5, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 11, इसका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 47वां। 200 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 200 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या अगर हम जोड़ दें तो योगफल जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो अगर 200 में हम जोड़ दें कितना 25, तो 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि किसका वर्ग है 15 का वर्ग।
तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा 25 जोड़ने पे। अगर हम 4 जोड़े 204 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 20 तक वर्ग तो सबको याद करना ही है ताकि समझ में आ जाए डायरेक्ट। 12 जोड़े 212 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 16 जोड़ने पे 216 भी नहीं है, परंतु 25 जोड़े तो 225 बन रहा है जो कि 15 का वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी कौन सी 225। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48वां। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? तो क्या आएगा इसका, कोई धन प्रिंसिपल जो 1 था हमने उसको 1 माना और बाद में हो जाएगा वो क्या अमाउंट, तो कितने क्या बोला 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। मतलब मूलधन 1 था तो अब प्रिंसिपल कितना, ये अमाउंट कितना हो गया 2। तो ब्याज कितना मिला यहाँ पे, एसआई की अगर हम बात करें तो 1 यूनिट और टाइम कितना दिया था 20 वर्ष। हमें बतानी थी रेट, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम। एसआई बराबर कितना होता है पी गुणित आर गुणित टी और बटे में 100। एसआई की जगह पे रखेंगे कितना 1, प्रिंसिपल की जगह पे भी कितना रखेंगे ये 1, और रेट हमें ज्ञात करनी, टाइम कितना रखेंगे 20 और बटे में 100। 20 पंज 100, 5 का गुना इधर जाके होगा और 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो रेट क्या हो जाएगी 5%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49वां। 0.4 फिर अनुपात 1.4 फिर समानुपात 1.4 फिर अनुपात x, तो इसका मतलब होगा 0.4 बटे में 1.4 बराबर 1.4 बटे में x। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको काटते हैं, ये 2 से कटेगा, 2 दून 4, 2 सत 14। इसको 2 से काटते हैं, 2 सत 14, परंतु एक संख्या के इधर पॉइंट आएगा और फिर इसका गुना इधर करेंगे x और 7 का गुना इधर करेंगे, 7 सतु 49 और एक संख्या के इधर दशमलव बचा हुआ था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 4.9 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेट का। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो कार की चाल क्या है? चाल बराबर फार्मूला होता है क्या, दूरी बटे में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम मान रखेंगे, बस दूरी का मान कितना रखेंगे 180 किलोमीटर है और समय कितना 4 से भाग देंगे, 4 चुक 16, 2 बचे 4 पंज 20, तो क्या हो जाएगी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें दी है ऑप्शन डी में। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट 50 क्वेश्चन और टोटल 9 सेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इस चैनल पर आपको पर डे अब 1 सेट जीडी का मिल रहा है और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए और क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है।